स्वागत। आज हम अपने शरीर की सबसे रहस्यमय और शायद सबसे शक्तिशाली चीज हमारे दिमाग, उसकी गहराइयों में उतरेंगे। क्या कभी सोचा है कि कैसे एक नई भाषा सीखना या कोई बहुत इमोशनल अनुभव या फिर रोज की साधारण सी कसरत भी हमारे दिमाग को सचमुच अंदर से बदल सकती है? ये वाकई एक हैरान करने वाला विचार है ना, कि हमारा दिमाग कोई ऐसी चीज नहीं जो बस बन गया और वैसा ही रहेगा। हाँ। बल्कि वो लगातार बदल रहा है, ढल रहा है, बिल्कुल एक प्लास्टिक की तरह। अच्छा। और आज हम इसी कमाल की क्षमता को समझेंगे। इसके लिए हम न्यूरोसाइंटिस्ट वेंडी सुजुकी की किताब है हेल्दी ब्रेन हैप्पी लाइफ, उसके कुछ हिस्सों को देखेंगे। उनकी अपनी कहानी और उनका जो वैज्ञानिक शोध है वो हमें दिखाएगा कि दिमाग कैसे बदलता है, यादें कैसा बनती हैं और व्यायाम का इस सब पर क्या गहरा असर पड़ता है। तो हमारा मिशन यही है, सुजुकी के काम से वो जरूरी बातें निकालना जो हमें अपना दिमाग बेहतर बनाने में मदद करें। बिल्कुल। याददाश्त तेज करने में और शायद जिम जाने के लिए एक नया वैज्ञानिक कारण खोजने में। हाँ, ये सिर्फ थियरी नहीं होगी। सही कहा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं वेंडी सुजुकी की कहानी से। उनकी दिलचस्पी विज्ञान में तो बचपन से ही थी। हाँ, वो मेंढकों को काटना, पॉप रॉक्स जैसे प्रयोग करना। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया जब वो बर्कली यूनिवर्सिटी में थी और उनकी मुलाकात हुई प्रोफेसर मैरियन डायमंड से। ओह, मैरियन डायमंड। हाँ, सोचिए क्लास का पहला दिन है और प्रोफेसर सबके सामने एक फूलों वाले हैड बॉक्स से एक असली इंसानी दिमाग निकाल कर रख देती हैं। तो बड़ा नाटकी रहा होगा। प्रोफेसर डायमंड ने उस दिमाग को दिखाते हुए कहा था कि ये यूनिवर्स की सबसे जटिल, सबसे पेचीदा चीज है जिसके बारे में हम जानते हैं। और वहीं सुजुकी ने पहली बार गहराई से सुना न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, मतलब ये विचार कि हमारा दिमाग उम्र बढ़ने पर भी बदल सकता है लगातार। ऐसा नहीं कि बस एक उम्र तक ही विकास होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, मतलब इसका कोई सबूत भी है? प्रोफेसर डायमंड का वो चूहों वाला प्रयोग काफी मशहूर है ना? हाँ, वो क्लासिक प्रयोग है, बहुत जरूरी। प्रोफेसर डायमंड और उनकी टीम ने क्या किया, उन्होंने चूहों को दो बिल्कुल अलग माहौल में रखा। एक था जिसे उन्होंने कहा गरीब माहौल, मतलब एक खाली पिंजरा, चूहा अकेला, बस खाना पानी। ठीक है। और दूसरा था अमीर माहौल, जिसे वो मजाक में कहती थी चूहों का डिज्नी वर्ल्ड। चूहों का डिज्नी वर्ल्ड? हाँ। हाँ, उसमें कई चूहे साथ थे, खेलने के लिए खिलौने थे, दौड़ने के लिए पहिए थे, रोज कुछ नया होता था उनके लिए। तो नतीजा क्या निकला? क्या माहौल बदलने से उनके दिमाग पर कोई असर पड़ा? असर पड़ा, और वो भी चौंकाने वाला। ये जो डिज्नी वर्ल्ड वाले चूहे थे ना, हाँ, उनका दिमाग, खासकर कॉर्टेक्स वाला हिस्सा जो सोचने, समझने, सीखने के लिए जरूरी है, वो सचमुच बड़ा और भारी हो गया था। अरे वाह! और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो पाया कि उनके न्यूरॉन्स, मतलब दिमागी कोशिकाएं, उनकी शाखाएं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं, वो ज्यादा घनी थी, ज्यादा फैली हुई थी। अच्छा। उनके बीच के कनेक्शन, सिनेप्स, वो भी ज्यादा मजबूत थे। और तो और दिमाग में खून पहुंचाने वाली नसें भी ज्यादा थी। मतलब साफ है, सिर्फ हमारी पैदाइशी नहीं, हमारा रोज का माहौल, हमारे अनुभव, वो सचमुच हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर को, उसके हार्डवेयर को बदल सकते हैं। बिल्कुल, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। लेकिन क्या ये सिर्फ चूहों में होता है या इंसानों में भी? नहीं, इंसानों में भी होता है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है लंदन के टैक्सी ड्राइवरों पर हुआ अध्ययन। हाँ, द नॉलेज टेस्ट वाला। भाई, लंदन में टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए ये टेस्ट पास करना होता है, और इसमें उन्हें लंदन की करीब 25,000 सड़कों का पूरा नक्शा और हजारों लैंडमार्क्स याद करने होते हैं, बिना जीपीएस के। बाप रे, ये तो जबरदस्त दिमागी कसरत है, सालों तक चलती होगी। हाँ, और न्यूरोसाइंटिस्ट एलेनोर मैगवायर और उनके साथियों ने क्या पाया? क्या? कि इन अनुभवी टैक्सी ड्राइवरों के दिमाग का एक हिस्सा है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, हाँ, याददाश्त के लिए जरूरी है। उसका पिछला भाग, पोस्टीरियर हिप्पोकैम्पस, वो औसतन बड़ा था उन लोगों के मुकाबले जो ड्राइवर नहीं थे। अच्छा। मजे की बात ये कि जिसने जितने ज्यादा साल ड्राइविंग की थी, उसका वो हिस्सा उतना ही बड़ा था। कमाल है। तो मतलब हम जो भी सीखते हैं या करते हैं, चाहे टैक्सी चलाना हो या पियानो बजाना हो या कोई नई भाषा सीखना, हाँ, वो हमारे दिमाग की बनावट बदल सकता है बड़े होने के बाद भी। निश्चित रूप से। पियानो बजाने वाले का दिमाग का वो हिस्सा जो उंगलियों को कंट्रोल करता है, वो विकसित होता है। पेंटिंग करने वाले का विजुअल कॉर्टेक्स बदलता है। हर नया हुनर, हर नया अनुभव दिमाग में नए कनेक्शंस बनाता है, पुरानों को मजबूत करता है। यही तो न्यूरोप्लास्टिसिटी है,
जो हमें जिंदगी भर सीखने और बदलने की ताकत देती है। सुजुकी ने इसे खुद भी महसूस किया होगा ना, जब वो पढ़ाई के लिए फ्रांस गई। नया देश, नई भाषा, नया कल्चर। बिल्कुल, फ्रांस जाना उनके लिए एक तरह का पर्सनल समृद्ध वातावरण बन गया। अच्छा। उन्हें फ्रेंच सीखनी पड़ी, दिमाग के भाषा वाले हिस्से को चुनौती मिली, पेरिस की सड़कों पर घूमी, स्थानिक याददाश्त एक्टिव हुई, पियानो बजाना जारी रखा और जैसा उन्होंने लिखा है, उनका फ्रांसवा नाम के एक पियानो ट्यूनर से रोमांस भी हुआ, जो एक भावनात्मक रूप से तीव्र अनुभव था। ये सब मिलकर उनके दिमाग को कई अलग अलग तरीकों से स्टिमुलेट कर रहे थे। इसमें खाने पीने का भी जिक्र है शायद। फ्रांस तो मशहूर है अपने खाने और वाइन के लिए। हाँ, नए स्वाद, नई खुशबू, ये सब हमारी इंद्रियों को जगाते हैं, दिमाग के लिए नयापन लाते हैं। ये दिखाता है कि हम जानबूझकर भी अपने दिमाग को समृद्ध बना सकते हैं, रोज की जिंदगी में भी। कैसे? कोई तरीका? हाँ, एक छोटा सा ब्रेन हैक या दिमागी नुस्खा कह सकते हैं। कुछ नया ट्राई करें, कोई ऐसा खाना खाएं जो पहले कभी नहीं चखा हो, या कभी आंखें बंद करके अंधेरे में खाना खाकर देखें। अंधेरे में? हाँ, आप हैरान रह जाएंगे कि स्वाद का अनुभव कितना बदल जाता है। ये छोटी छोटी चीजें दिमाग को जगाती हैं, नए रास्ते बनाती हैं। ये तो दिलचस्प है। तो ये तो हुई दिमाग के बदलने की बात। अब जरा याददाश्त पर आते हैं। इसमें भी हिप्पोकैम्पस का बड़ा रोल है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पेशेंट एचएम की कहानी वो बहुत अहम मानी जाती है। हाँ, एचएम, जिनका असली नाम हेनरी मोलाइसन था, वो न्यूरोसाइंस के इतिहास में शायद सबसे ज्यादा अध्ययन किए गए मरीज हैं। क्यों? क्या हुआ था उनके साथ? उन्हें बचपन से मिर्गी के बहुत गंभीर दौरे पड़ते थे। तो 1950 के दशक में डॉक्टरों ने सर्जरी करके उनके दिमाग के दोनों तरफ से हिप्पोकैम्पस और उसके आसपास के कुछ हिस्से, जिसमें अमिगडाला भी शामिल था, वो निकाल दिए। ओह, दौरे रोकने के लिए। हाँ। दौरे तो रुक गए, लेकिन उसका एक भयानक साइड इफेक्ट हुआ। क्या? वो नई यादें बनाने की क्षमता लगभग पूरी तरह खो बैठे, खासकर वैसी यादें जिन्हें हम डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी मतलब तथ्य, जैसे किसी का नाम, आज की तारीख, या घटनाएं, जैसे आज सुबह नाश्ते में क्या खाया, वो कुछ मिनट पहले हुई बात भी भूल जाते थे। अले? अगर कोई कमरे से बाहर जाकर वापस आता तो उन्हें लगता वो पहली बार मिल रहे हैं। ये तो बहुत दुखद है। लेकिन क्या उनकी सारी याददाश्त चली गई थी? नहीं, यहीं पर एचएम का केस और भी दिलचस्प हो जाता है। हाँ। उनकी पुरानी यादें, सर्जरी से पहले की जिंदगी, बचपन की बातें, वो काफी हद तक ठीक थी। अच्छा, और वो नई स्किल्स सीख सकते थे, जैसे आईने में देखकर कोई चित्र बनाना। इसे प्रोसीजरल मेमोरी कहते हैं। मतलब वो सीख सकते थे पर उन्हें याद नहीं रहता था कि सीखा है। बिल्कुल, वो हर बार भूल जाते थे कि उन्होंने ये काम पहले किया है, लेकिन हर बार उनका प्रदर्शन बेहतर होता जाता था। कमाल है। इससे पता चला कि हिप्पोकैम्पस नई डिक्लेरेटिव यादें बनाने के लिए जरूरी है, पर यादें हमेशा के लिए वहीं स्टोर नहीं होती, और अलग अलग तरह की याददाश्त के लिए दिमाग के अलग अलग हिस्से काम करते हैं। और आपने एमिगडाला का भी जिक्र किया था, वो भी निकाला गया था। उसका याददाश्त से क्या लेना देना है? एमिगडाला वो हिप्पोकैम्पस के पास ही होता है। वो हमारे इमोशंस का सेंटर है, खासकर डर, खुशी जैसे तीव्र इमोशंस। और ये भावनात्मक यादों को मजबूत बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। जब कोई घटना बहुत इमोशनल होती है तो एमिगडाला एक्टिव हो जाता है और हिप्पोकैम्पस को सिग्नल भेजता है कि भाई ये जरूरी है, इसे याद रखो। इसका अनुभव वेंडी सुजुकी ने भी किया था, है ना? हाँ, जब उन्हें अपने फ्रेंच बॉयफ्रेंड फ्रांसवा से ब्रेकअप करना पड़ा था। हाँ, उन्होंने लिखा है कि सालों बाद जब उन्हें फोन पर फ्रांसवा से रिश्ता खत्म करना पड़ा तो वो बातचीत उन्हें आज भी पूरी डिटेल में याद है। अच्छा। वो कहाँ बैठी थी, फोन कैसे पकड़ा था, कमरे में रोशनी कैसी थी, और सबसे ज्यादा उस वक्त उन्हें जो गहरा दुख, अपराध बोध, तनाव महसूस हुआ था, वो एक बहुत बुरी लेकिन बहुत साफ और मजबूत याद बन गई। तो ये एमिगडाला का ही कमाल था। बिल्कुल। तीव्र भावनाएं, चाहे वो खुशी की हो जैसे अपनी शादी का दिन, हाँ, या दुख की जैसे किसी अपने को खोना, वो हमारी यादों पर एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। एमिगडाला इन यादों को मानो हाईलाइट कर देता है। यही वजह है कि हमें अपनी जिंदगी की सबसे इमोशनल घटनाएं ज्यादा साफ याद रहती हैं, जबकि रोज की साधारण बातें हम भूल जाते हैं। भावनाएं यादों के लिए गोंद की तरह काम करती हैं। तो अगर भावनाएं यादों को मजबूत करती हैं, तो क्या हम इसका इस्तेमाल अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, खासकर जब हमें कोई बोरिंग लिस्ट वगैरह याद करनी हो? सुजुकी एक मेमोरी चैंपियन से मिली थी, चेस्टर सैंटोस। हाँ, चेस्टर सैंटोस मेमोरी एथलीट। वो बहुत कम समय में ढेर सारी जानकारी याद कर लेते हैं।
सुजुकी ने देखा कि कैसे उन्होंने दर्शकों को सिर्फ 3 मिनट में 13 बिल्कुल अलग-अलग शब्दों की एक लिस्ट याद करवा दी। 3 मिनट में 13 शब्द? हाँ। कैसे? क्या तकनीक थी उनकी? सैंटोस की तकनीक वो असल में प्राचीन मेमोरी पैलेस या मेथड ऑफ लोसाई का एक बदलावा रूप है। मेमोरी पैलेस? हाँ, इसका मूल सिद्धांत है कि जो असंबद्ध चीजें हैं उनको एक अजीब, मजेदार, विजुअल और इमोशनल कहानी में पिरो दो। जितनी अजीब और अनोखी कहानी होगी उतनी आसानी से याद रहेगी। अच्छा, वो 13 शब्द क्या थे और कहानी कैसी थी? शब्द थे बंदर, लोहा, रस्सी, पतंग, घर। मूल स्रोत में 13 थे, शायद लिस्ट थोड़ी अलग हो सकती फिर है। ये आइडिया समझते बहुत हैं, जरूर ठीक है? हाँ। सैंटोस ने कहानी कुछ ऐसी बनाई होगी, मान लीजिए। हाँ, बताइए। कल्पना करें एक बड़ा सा बंदर जिम में भारी लोहा उठा रहा है। ये सीन ही अजीब है ना? हाँ, बिल्कुल। अचानक ऊपर से एक मोटी रस्सी गिरती है। आप रस्सी पकड़कर ऊपर देखते हैं तो वो एक रंगीन पतंग से बंधी है। हवा तेज करती है और पतंग आपको उड़ाकर ले जाती है एक अजीब से घर की छत पर, और वो घर पूरा का पूरा कागज के नोटों से ढका है। वाह। तभी एक बहुत बड़ा जूता उस कागज के घर पर कूदता है और जूते से एक बदबूदार कीड़ा निकलता है और वो रेंगते हुए एक बड़ी सी पेंसिल बन जाता है। क्या बात है? वो पेंसिल पास रखे एक लिफाफे पर कुछ लिखने लगती है। अचानक लिफाफा उड़कर नीचे बहती नदी में गिर जाता है। हे भगवान। नदी की लहरें उसे एक नुकीली चट्टान से टकराती हैं और वो चट्टान जादुई तरीके से एक हरे भरे पेड़ में बदल जाती है। ये तो कमाल है। हाँ, और उस पेड़ पर फल की जगह बड़े बड़े पनीर के टुकड़े लटके हैं और फिर उन पनीर के टुकड़ों से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। वाह, ये कहानी इतनी बेतुकी, इतनी विजुअल और थोड़ी फनी भी है कि शायद भूलना मुश्किल होगा। बिल्कुल, दिमाग ऐसी अजीब चीजों को पकड़ लेता है। ये तकनीक 3 चीजों पर काम करती है। नयापन, दिमाग नई और असामान्य चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। भावनात्मक जुड़ाव, हास्य और आश्चर्य, कोई भी भावना याद को मजबूत करती है। और एसोसिएशन, हर चीज अगली चीज से किसी न किसी तरह जुड़ी है। तो अगली बार कोई शॉपिंग लिस्ट याद करनी हो तो ऐसी कहानी बना सकते हैं। हाँ, या भाषण के पॉइंट्स, ये कारगर ब्रेन हैक हो सकता है। तो हमने देखा कि दिमाग कैसे बदलता है, यादें कैसे तेज की जा सकती हैं, लेकिन सुजुकी की कहानी का एक और अहम हिस्सा है शरीर और दिमाग का गहरा रिश्ता। हाँ, जिसका एहसास उन्हें बड़ा ही अप्रत्याशित तरीके से हुआ जब वो पेरू में एक रिवर राफ्टिंग ट्रिप पर गईं। ये सिर्फ घूमने की ट्रिप नहीं थी, ये उनके लिए एक आईना बन गई। हाँ, वो एक एडवेंचर ट्रिप थी। जब कैंप लगाने का समय आया तो सारा सामान नदी के किनारे से ऊपर कैंप साइट तक पहुंचाना था। अच्छा। तो सब लोग एक लाइन में खड़े होकर सामान एक दूसरे को पास कर रहे थे, जिसे फायर लाइन कहते हैं। वहीं सुजुकी को एहसास हुआ कि वो ग्रुप में शारीरिक रूप से सबसे कमजोर लोगों में से एक थी। सच में? हाँ, यहाँ तक कि एक 16 साल की लड़की और 65 साल से ज्यादा उम्र के कुछ लोग भी उनसे ज्यादा आसानी से भारी बैग उठा और पास कर पा रहे थे। ये उनके लिए काफी शर्मिंदगी का पल रहा होगा, जैसा उन्होंने लिखा है। बिल्कुल। एक न्यूरोसाइंटिस्ट जो खुद को ठीक ठाक समझती थी, उसे अपनी असल शारीरिक क्षमता का अंदाजा हुआ। ये उनके लिए एक फिटनेस वेकअप कॉल था। उन्हें लगा कि अगर दुनिया घूमनी है, एडवेंचर करना है, तो शारीरिक रूप से मजबूत होना होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया? इस अनुभव ने उन्हें न्यूयॉर्क वापस आकर जिम जाने के लिए प्रेरित किया। पर्सनल ट्रेनर हायर किया, वेट ट्रेनिंग शुरू की, कार्डियो किया। वो पहले से मजबूत तो हुई, लेकिन वजन कम करना, पूरी तरह फिट महसूस करना, वो अब भी एक चुनौती थी। हाँ। खासकर उस दौरान जब उन पर यूनिवर्सिटी में परमानेंट पोजीशन मतलब टेन्योर पाने का बहुत ज्यादा एकेडमिक तनाव था। और फिर उन्हें एक अलग तरह की एक्सरसाइज क्लास मिली, इंटेंसिटी। ये क्या था? इंटेंसिटी एक खास तरह की एरोबिक क्लास थी। इसे पेट्रिशिया मोरेनो ने डिजाइन किया था। इसमें सिर्फ फिजिकल कसरत नहीं थी। तो फिर क्या था? उसके साथ साथ जोर जोर से सकारात्मक बातें मतलब एफर्मेशंस बोलना भी शामिल था। अच्छा। जैसे मुक्के मारने की मूवमेंट करते हुए चिल्लाना, मैं मजबूत हूँ, या कूदते हुए कहना, मैं फोकस्ड हूँ, या मैं अजय हूँ। एक्सरसाइज के साथ पॉजिटिव बातें बोलना, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? इसका क्या मकसद था? ये इंटेंशनल एक्सरसाइज यानी इरादे के साथ व्यायाम का एक शक्तिशाली रूप है। देखिए, हम जानते हैं कि व्यायाम अपने आप में मूड बेहतर करता है। हाँ, वो तो है। कैसे? ये दिमाग में कई अच्छे केमिकल्स छोड़ता है, जैसे सेरोटोनिन, नॉरपेनेफ्रिन और डोपामाइन। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारे मूड, खुशी, प्रेरणा को कंट्रोल करते हैं। व्यायाम इनके स्तर को बढ़ाता है। अच्छा। साथ ही एंडोर्फिन भी रिलीज होते हैं, जो शरीर के नेचुरल पेन किलर हैं और खुशी का एहसास देते हैं, जिसे कभी-कभी रनर्स हाई भी कहते हैं। हाँ, सुना है। हालांकि ये हाई सिर्फ एंडोर्फिन से नहीं आता,
दिमाग में कई और केमिकल मिलकर ये सुकून और खुशी का एहसास दिलाते हैं। ठीक है, तो व्यायाम खुद ही मूड बूस्टर है, फिर इंटेंसिटी में वो पॉजिटिव पुष्टि जोड़ने से क्या फर्क पड़ा? सुजुकी ने पाया कि शारीरिक कसरत के साथ जब वो जोर जोर से ये पॉजिटिव वाक्य बोलती थीं, तो उनके मूड पर और भी गहरा और भी पॉजिटिव असर पड़ता था। अच्छा। उन्हें लगा कि उनका एनर्जी लेवल बढ़ गया है, वो ज्यादा खुश, ज्यादा आशावादी और तनाव का सामना करने में ज्यादा सक्षम महसूस कर रही थी। ये सिर्फ वर्कआउट के बाद वाली खुशी नहीं थी, ये एक मानसिक बदलाव था। और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि इससे उनकी सोचने समझने की क्षमता पर भी असर पड़ रहा था। हाँ, ये उनके लिए सबसे दिलचस्प खोज थी। उन्होंने महसूस किया कि जिन हफ्तों में वो नियमित रूप से इंटेंसिटी क्लास करती थीं, उन हफ्तों में लैब में उनका ध्यान बेहतर रहता था, उनका फोकस बढ़ जाता था और वो ज्यादा साफ सोच पाती थीं। वाह! ये उनके लिए एक aha मोमेंट था। क्या व्यायाम सीधे मेरे दिमाग के कॉग्निटिव फंक्शंस, मतलब सोचने समझने की क्षमता को बेहतर बना रहा है? एक न्यूरोसाइंटिस्ट होने के नाते उन्होंने इसका जवाब ढूंढना शुरू किया होगा। बिल्कुल। उन्होंने इस विषय पर वैज्ञानिक साहित्य पढ़ना शुरू किया और पाया कि पिछले कुछ दशकों में इस पर काफी शोध हुआ है। क्या पता चला? उन्हें पता चला कि व्यायाम, खासकर एरोबिक व्यायाम जैसे दौड़ना, तैरना, डांस करना, वो हिप्पोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स के जन्म को बढ़ावा देता है। क्या मतलब व्यायाम करने से सचमुच दिमाग में नई कोशिकाएं बनती हैं? हाँ, इस प्रक्रिया को एडल्ट न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। हिप्पोकैम्पस उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां वयस्क दिमाग में भी नई कोशिकाएं बन सकती हैं और व्यायाम इसे उत्तेजित करता है। ये तो कमाल की बात है। हाँ, और इतना ही नहीं, व्यायाम एक बहुत जरूरी प्रोटीन का स्तर भी बढ़ाता है जिसे कहते हैं BDNF, BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। आप इसे दिमाग का खाद या फर्टिलाइजर समझ सकते हैं। अच्छा। जैसे पौधों को बढ़ने के लिए खाद चाहिए, वैसे ही BDNF हमारे न्यूरॉन्स को स्वस्थ रखता है, उनके विकास में मदद करता है, उनके कनेक्शंस, सिनेप्स को मजबूत करता है और उन्हें नुकसान से बचाता है। ये सीखने और यादाश्त की प्रक्रियाओं, मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए बेहद जरूरी है। तो व्यायाम सीधे तौर पर दिमाग की सेहत और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। हाँ, व्यायाम तनाव के बुरे असर से भी दिमाग की रक्षा करता है। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। हाँ, कोर्टिसोल। लंबे समय तक कोर्टिसोल का बढ़ा हुआ स्तर हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंचा सकता है, याददाश्त कमजोर कर सकता है। व्यायाम कोर्टिसोल के स्तर को कंट्रोल करने में मदद करता है और दिमाग पर तनाव का नेगेटिव असर कम करता है। ये सब जानने के बाद सुजुकी ने क्या किया? क्या उन्होंने इसे अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया? हाँ, वो इन नतीजों से इतनी उत्साहित थी कि उन्होंने NYU, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक नया अंडर ग्रेजुएट कोर्स शुरू किया। नाम था कैन एक्सरसाइज चेंज योर ब्रेन। क्या व्यायाम आपके दिमाग को बदल सकता है? बड़ा दिलचस्प नाम है। हाँ, इस अनोखे कोर्स में छात्र हफ्ते में एक बार इंटेंसिटी जैसी इंटेंशनल एक्सरसाइज क्लास करते थे और सेमेस्टर की शुरुआत और अंत में उनके कई तरह के कॉग्निटिव टेस्ट्स होते थे, जैसे ध्यान, याददाश्त, प्रतिक्रिया समय, मतलब रिएक्शन टाइम। और क्या नतीजा निकला? क्या हफ्ते में सिर्फ एक बार व्यायाम करने से कोई फर्क पड़ा? शुरुआती नतीजे पॉजिटिव थे। उन्होंने पाया कि सेमेस्टर के अंत तक छात्रों का औसतन रिएक्शन टाइम तेज हो गया था। अच्छा। बेशक ये एक शुरुआती स्टडी थी, इसकी अपनी सीमाएं थी। जैसे ये जानना मुश्किल था कि सुधार सिर्फ एरोबिक व्यायाम से आया या पॉजिटिव बातों से या दोनों के मेल से। सही बात है। लेकिन इसने ये जरूर दिखाया कि नियमित व्यायाम, भले ही हफ्ते में एक बार ही क्यों ना हो, दिमागी कामकाज पर एक मापने लायक पॉजिटिव असर डाल सकता है। ये वाकई प्रेरणादायक है। इसका मतलब है कि हमें मैराथन दौड़ने या घंटों जिम में बिताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा नियमित व्यायाम भी हमारे दिमाग के लिए फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। और ये हमें एक और व्यवहारिक ब्रेन हैक देता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं तो भी दिन में सिर्फ 4-5 मिनट की तेज गतिविधि निकालने की कोशिश करें। सिर्फ 4-5 मिनट? हाँ, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़ लें, अपनी पसंदीदा धुन पर कमरे में ही डांस कर लें, कुछ जंपिंग जैक्स या डेस्क पुशअप्स कर लें। हर छोटी कोशिश मायने रखती है, खासकर अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं। तो आज हमने वेंडी सुजुकी के अनुभवों और विज्ञान के जरिए देखा कि हमारा दिमाग कितना अद्भुत और लचीला है। ये कोई स्थिर चीज नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों, भावनाओं और शारीरिक गतिविधियों से लगातार बदलता रहता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सीधा मतलब है कि हमारे पास अपने दिमाग को बेहतर बनाने की शक्ति है। हाँ, हमने समझा कि यादें कैसे बनती हैं, कैसे भावनाएं उन्हें गहरा करती हैं और कैसे हम
रचनात्मक तकनीकों से अपनी याददाश्त को मजबूत कर सकते हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि व्यायाम वो सिर्फ हमारे शरीर के लिए नहीं है, वो हमारे मूड को बेहतर बनाने, ध्यान केंद्रित करने, याददाश्त बढ़ाने और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए एक बेहद शक्तिशाली दवा की तरह है। ये दिमाग और शरीर के बीच एक अटूट और खूबसूरत रिश्ता है ना? बिल्कुल। जब हम एक का ध्यान रखते हैं तो दूसरा अपने आप बेहतर होता है। ये जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो अब हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु है। हाँ। आज आपने जो कुछ सुना उसके प्रकाश में अपने दिमाग को एक्टिव, लचीला और स्वस्थ रखने के लिए आप आज अपनी दिनचर्या में कौन सा एक छोटा सा जानबूझकर किया गया बदलाव ला सकते हैं? सोचने वाली बात है। क्या वो ऑफिस में 4 मिनट का डांस ब्रेक होगा, या अपनी अगली ग्रोसरी लिस्ट को याद करने के लिए एक मजेदार बेतुकी कहानी बनाना, या शायद बाहर जाके 10 मिनट तेज चलना? अपने दिमाग को पोषित करने और उसे चुनौती देने के तरीके अनंत हैं। बस शुरुआत करने की जरूरत है।